हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ललित। बहुत समय बाद हम अपने चैनल पर लौट रहे हैं। कुछ कारणों के कारण हम कुछ निजी कारण रहे जिनके कारण आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर क्लासेस। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यू करें। आज हम सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, एक संवेदनशील मुद्दे जिस पे पूरी प्रकृति जुड़ी हुई है, जिस पर आज सरकार ने धावा बोल दिया है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और वो बिंदु, वो मुद्दा आप सबको उसके बारे में पता है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। आज हम इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका महत्व और ये कैसे बनी और इसमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबसे पहले हमें इसको समझना है कि पर्वत, माउंटेन रेंज होती क्या है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला, देखो, पर्वतों को बेसिकली डिफाइन किया जाता है इस रूप में। अच्छा, किस रूप, सॉरी, इस रूप में डिफाइन किया जाता है। मान लो एक पर्वत जिनका आधार चौड़ा एवं उनका शिखर शंक्वाकार होता है, इस रूप में उन्हें पर्वत कहा जाता है। लेकिन एक और डेफिनेशन जोड़ी गई है कि जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगर किसी पर्वत की भांति है वो, यदि ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो जाती है तो उसे पर्वत नहीं बल्कि पहाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं, हिल्स कहते हैं। ठीक। अब पर्वत भी बहुत तरह के होते हैं, जिनमें प्रमुख तो आप देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत है, बलित पर्वत है, ठीक है, भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। तो ये कुछ पर्वतों के प्रकार होते हैं। ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित का मतलब अंग्रेजी में होता है फोल्ड माउंटेन। अब हम पूरी थ्योरी को नहीं समझ सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें अरावली को समझना है। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन का मतलब ऐसे पर्वत जिनका निर्माण फोल्ड यानी कि इस तरह के बलन पड़ने के कारण हुआ है। जब इस तरह के बलन पड़ा, उस बलन के कारण, उस फोल्ड के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में कहा जाता है। हालांकि अरावली नहीं, बलित पर्वत कहते हैं, लेकिन अरावली भी एक बलित पर्वत है और जो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। बलित पर्वत को आप थोड़ा और अच्छे से समझो। मान लो जब हम प्लेटों का अध्ययन करते हैं सॉरी, तो हम जानते हैं कि प्लेट स्थल मंडल का ऊपरी हिस्सा होता है। अब प्लेट स्थल मंडल का हिस्सा है, स्थल मंडल के नीचे इस रूप में क्या होता है? मैग्मा भरा होता है, और ये प्लेटें इस रूप में मैग्मा के ऊपर चलती रहती है, इसको कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये चलती है, और इस चलने के कारण क्या है, कई बार प्लेटें आपस में पास पास आती है, कई बार दूर दूर जाती है। देखो, ये थ्योरी उन लोगों को समझ नहीं आ पा रही है जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को नहीं पढ़ा है। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ अरावली को समझना है, इसलिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती है, विपरीत आती है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। जिस प्लेट का घनत्व अधिक हो जाता है, वो प्लेट सबडक्ट हो जाती है, और दूसरी प्लेट उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, और इस रूप में बलन पड़ जाता है। और ये बलन ही आगे चलकर फोल्ड माउंटेन कहलाया जाता है। इस रूप में क्या पड़ता है? बलन पड़ता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं।
सबसे बड़ा उदाहरण इस चीज़ का हिमालयाज़, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास करूँगा मैं, ठीक है। ये जो हिमालयाज़ है, ये बलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। कलर मुझे और लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से पर्वत बने ये इस रूप में हिमालयाज़ चला हुआ, और यहाँ से इस रूप में, तो मतलब ये है हिमालय रेंज। और हिमालय भी कैसा पर्वत है? हिमालय पर्वत भी फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यूरेशियन प्लेट आ रही थी और यहाँ से गोंडवाना प्लेट आ रही थी, तो यूरेशियन प्लेट इंडियन जो प्लेट थी हमारी उससे ऊपर उठ गई और इंडियन प्लेट सबडक्ट हो गई, क्योंकि उसमें महासागरीय भाग भी था। इंडियन प्लेट नीचे धंस गई और ये ऊपर, इस ऊपर उठने के कारण इस रूप में कुछ बलित पर्वतों का निर्माण हुआ, एक ऐसी रेंज का निर्माण हुआ, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ, उसे हिमालयन रेंज कहते हैं या बलित पर्वत कहते हैं। तो अरावली भी इसी तरह का एक पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ है। अब देखो भारत के दो हिस्से हैं, आपको ये भी जानते हैं आप। ये भारत का वो वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पेनिनसुला इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है। जब भारत अफ्रीका से टूट रहा था, भारतीय प्लेट जब अफ्रीका से खिसक रही थी, तो उसके कारण क्या हुआ, इस वाले भाग में तनाव आ पड़ा था, मतलब क्योंकि ऊपर वाले भाग से भी यूरेशियन प्लेट आ रही है। एक मिनट, ऊपर वाले भाग से भी कौन सी प्लेट आ रही है? ऊपर वाले भाग से भी यूरेशियन प्लेट आ रही है, और यहाँ से गोंडवाना से कौन सी प्लेट आ रही है? इंडियन प्लेट आ रही है। तो इन दोनों में तनाव होने के कारण, अब देखो दोनों इस रूप में आ रही है और एक दूसरे को कस रही है। इसके कारण क्या होता है कि इस रूप में यहाँ से क्या है, एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है जिसे अरावली कहते हैं। क्या आप समझ गए कि अरावली क्या है? अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन एरा में शुरू हुई है। सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला, बलित का मतलब हुआ फोल्ड माउंटेन रेंज, ठीक, फोल्ड माउंटेन रेंज है ये। लेकिन होता क्या है कि आज ये पर्वत, आज ये अरावली है, अगर हम इसकी आज की स्थिति देखें तो अरावली आज एक रेजिडुअल माउंटेन है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब जिनकी ऊंचाई पहले तो कुछ और थी, जिन पर्वतों की ऊंचाई इनके निर्माण के समय अधिक हुआ करती थी, परंतु समय के प्रभाव में बाह्य अपक्षय और अपर्दनकारी कारकों के कारण इनकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। उदाहरण के लिए मान लो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से नदी बहती है, ठीक है, नदी बह रही है। तो ये नदी क्या करेगी, इसको काट रही है, इसको क्या कर रही है, काट रही है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि इस पर्वत की ऊंचाई क्या है, कम होने लग जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, इस पर बाह्य अपर्दन का प्रभाव है, क्योंकि बाहरी रूप में प्रभाव पड़ रहा है। नदियाँ, पवनें आकर जब बाह्य अपर्दन और अपक्षय करते हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी सीरीज चल ही रही है, अभी हम वायुमंडल का समझ रहे हैं। उसमें जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको वहाँ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके कारण क्या होता है, इसकी जो ऊंचाई है वो आज घट चुकी है, वो बहुत कम हो चुकी है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। उसकी आज की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये किस रूप में प्रभावित करती है जलवायु को, वातावरण को,
राजस्थान को किस तरह से इसने बचा कर रखा है, आइए इसको समझते हैं एक एक पिक्चर से। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये देखो, ये एक पिक्चर है जिस पिक्चर के माध्यम से मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस पिक्चर ऑन योर कैमराज स्क्रीन, ऑन योर फोन स्क्रीन। यहाँ देखो, ये गुजरात हमारा एरिया है, एक मिनट, ये हमारा गुजरात वाला एरिया है, ठीक, और ये दिल्ली है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, और 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस इतनी लंबाई में से 640 किलोमीटर की लंबाई केवल राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार है। अब देखो, ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, ठीक। और इसका जो पश्चिम वाला भाग है ये है थार मरुस्थल वाला, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला करती क्या है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, जो मॉनसूनी हवाएं माफ कीजिएगा, मॉनसूनी हवाएं जब अरब सागर से प्रवेश करती है तो ये इसका कुछ अंश, उन हवाओं का कुछ अंश क्या हो जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अवरोध में आ जाता है और वर्षा हो जाती है। जैसे मान लो ना, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे मान लो मैं यहाँ से ऊपर का बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जो अरावली वाला ये वाला जो हिस्सा है इसका, यहाँ से जब चलती है ये, इसका जो पिछले ये राजस्थान वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ मरुस्थल क्यों है, क्योंकि यहाँ से जब मॉनसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है या आगमन होता है, अरावली उनके समानांतर में पड़ जाता है। मतलब हवा क्या ले आ रही है, अपने साथ बाष्प को लेके आ रही है, लेकिन वर्षा कब होगी, जब ये बाष्प ठंडा हो जाएगा या किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण ये ठंडा हो जाएगा। जिसने वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ा है उसको सारी चीज़ें समझ आ रही है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अरावली पर्वत क्या पड़ता है, इन हवाओं के समानांतर दिशा में पड़ता है। मतलब बोलने का ये है, जैसे हवा मान लो यहाँ से आ रही है, हवा को मान लो अवरोध यहाँ से, जैसे हिमालय पड़ते हैं इस तरह से हवा को यहाँ रोक लिया गया और हवा ने यहाँ पर क्या कर दी, वर्षा कर दी। लेकिन यहाँ अरावली को देखो आप, हवा भी इस तरह चल रही है और अरावली भी इसी रूप में आगे है। आपको मैं फिर से वही, एक मिनट इसको मैं काट लेता हूँ, आपको मैं फिर से वही एक बार ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हवा यहाँ से आ रही है और ये हवा भी इस रूप में जा रही है और ये पर्वत श्रृंखलाएं भी इसी के समानांतर है। तो मुझे बोलो कि अवरोध क्या हुआ, अवरोध हो ही नहीं पा रहा है, मतलब ये मॉनसूनी हवाओं को रोक नहीं पा रहा है, अवरोध नहीं है। और जब मॉनसूनी हवाओं को रोक नहीं पा रही है, अवरोध नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मॉनसूनी हवाएं सीधी आगे जाके टकरा जाती है और जो थोड़ी बहुत यहाँ अवरोध हो जाता है वो इस वाले हिस्से में वर्षा कर देती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्षा करती है और वर्षा करने के कारण, आप यहाँ देखो, वर्षा करने के कारण क्या होता है, यहाँ से नदी निकली, देखो ये लूनी नदी है और ये लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है, अरावली की श्रेणियों से। साबरमती नदी देखो, ये भी कहाँ से आ रही है, साबरमती नदी भी अरावली की श्रेणियों से निकल है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा मॉनसूनी हवाओं को कुछ रूप में अरावली की कुछ पहाड़ियाँ, जो कि थोड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो हवाओं को रोक देती है, जिन हवाओं में बाष्प होता है। और जब ये हवाएं पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है तो वर्षा हो जाती है। अब देखो, अगर ये अरावली नहीं होती, अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही नहीं होती तो देखो क्या होता, अगर ये अरावली
पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो क्या होता, ये जो यहाँ से पीछे वाला रेत है ना, जो जिसको हम थार मरुस्थल कहते हैं आज, ये जो थार मरुस्थल है इसका विस्तार राजस्थान के इस वाले हिस्से में पड़ता, गुजरात वाले हिस्से में पड़ता, दिल्ली वाले हिस्से में पड़ता, हरियाणा वाले हिस्से में पड़ता, क्योंकि रेत आगे उड़कर जाती है। आप पढ़ते हैं ना पवन अपर्दन के बारे में, ठीक। तो पवन अपर्दन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, जब हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, तो वो रेत को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस तरह से टिब्बों का निर्माण करती है, जिनको बालू टिब्बा कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो अगर ये पर्वत श्रृंखला नहीं होती, अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती, तो होता क्या, तो होता ये कि जो राजस्थान का थार वाला हिस्सा है, मरुस्थल वाला हिस्सा है, उसका विस्तार राजस्थान तक हो जाता है। और राजस्थान के जिस हिस्से में वर्षा होती है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व वाला भाग जहाँ वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से टकरा है। जैसे माउंट आबू वाला मैंने एरिया बताया आपको, जैसे कुंभलगढ़ का किला के आसपास जो चीज़ें हैं, खासकर जैसे गुरु शिखर हो गया, माउंट आबू हो गया, उनके आसपास जो हवाएं टकरा जाती है और वहाँ पर जो वर्षा करती है, उसी वर्षा के कारण वहाँ पर सिंचाई संभव है, ठीक है। उसी वर्षा के कारण जो थोड़ी वर्षा हो जाती है वहाँ पर, औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाती है। जो थार वाला हिस्सा, वहाँ तो केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। जो थार वाला हिस्सा है, थार वाला हिस्सा, वहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। लेकिन अरावली के जो अन्य हिस्से है, वहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और उसी के कारण, उसी 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा के कारण क्या होता है, उसी के कारण यहाँ से नदियाँ उद्गमित होती है, यहाँ से नदियाँ उद्गमित होती है और वह पानी सिंचाई के काम में आता है। अगर सोचो अरावली खत्म हो गया तो राजस्थान में सिंचाई की समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे भी वहाँ पर क्या है, मोटे अनाजों को ही उगाया जाता है, राजस्थान में सिंचाई की समस्या रह जाएगी। दूसरा, जो वन्य जीव, जो जंगल अरावली में पाए जाते हैं, जिन जीवों का आवास वहाँ पर है, वो भी प्रवाहित नहीं होंगे। और सबसे बड़ा कारण अरावली के नष्ट होने के कारण जो होगा, सबसे बड़ा प्रभाव वो ये है कि जब अरावली, मैं फिर से वो इमेज ला रहा हूँ, जब अरावली समाप्त हो जाएगी या अरावली की उन पहाड़ियों को काट दिया जाएगा जो 100 सेंटीमीटर से नीचे हैं, लगभग 93% एरिया ऐसा है अरावली का जो क्या करेगा, जो 100 मीटर से नीचे है। और सरकार ने आदेश दिए हैं कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, वे अरावली नहीं है। अब 93% अरावली तो खत्म हो गया इस तरह से। तो होगा क्या, अगर अरावली को नष्ट कर दिया जाए तो जो मॉनसूनी हवाएं अरब सागर से बहती है, इस तरह से जाएगी, देखो वो हवाएं सीधी जाएगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं टकरा पाएगी फिर, क्योंकि आपने यहाँ की पहाड़ियों को काट दिया। आपने यहाँ के पहाड़ियों को जब काट दिया तो यहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं है, अब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हवा को कोई भी नहीं रोकेगा। जब हवा को कोई नहीं रोकेगा तो वर्षा यहाँ नहीं होगी, और अरब सागर की जो हवाएं हैं ये सीधी जाएगी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में टकराकर बादल फटने की घटना को अंजाम देगी, जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और लोगों के घर बार बह जाएंगे। यही तो हो रहा है। क्यों, देखो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ना, अगर ये खत्म हो जाए तो जो हवाएं यहाँ से जा रही है, जो हवाएं यहाँ से जा रही है, वो हवा कहीं नहीं टकरा पाएगी, और ना टकराने के कारण वो हवाएं सीधी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में टकरा जाएगी, एकदम से टकरा जाएगी और एकदम से बाढ़ फैले जाएगी, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल फटने जैसी परिघटना दिखाई देगी, जिस कारण जनमानस की हानि होगी। तो ये प्रभाव केवल राजस्थान पर नहीं है, ये प्रभाव केवल हरियाणा में नहीं, ये प्रभाव केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि समस्त हिमाचल के जो हिमालयन रेंज है उसमें पूरा प्रभाव दर्ज किया जाता है। तो क्या आपको समझ पा रहे हैं कि अरावली की महत्ता क्या है। अरावली केवल राजस्थान के लोगों के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी
एक सुरक्षा है। और वैसे मैंने कहा कि अगर ये हट जाए तो यहाँ वर्षा ही नहीं होगी, ठीक है। वर्षा के कारण यहाँ पर सिंचाई के साधनों की कमी होगी, और जब सिंचाई के साधनों की कमी हो जाएगी तो वन जंगल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। खाद्यान्न संकट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा थार मरुस्थल का ये हिस्सा जो विस्तारित हो सकता है, इस प्रक्रिया को पता क्या कहते हैं अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होगा मतलब जैसे मान लो यहाँ पर रेत वाला हिस्सा है, जब ये पवन उड़ती है गर्म हवा लेकर तो इसका विस्तार क्या हो जाता है, आगे भी हो जाता है। इसलिए 2023 में सरकार ने ये योजना चलाई थी कि हम क्या करेंगे, ऐसी प्लांटेशन करेंगे जिसके द्वारा हम डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको बचाए। अच्छा कैसे बचाएंगे, ये जैसे ये मान लो कौन सा हिस्सा है, रेत वाला हिस्सा है, रेत वाला हिस्सा है, यहाँ से हवा उड़ रही है, और पेड़ कैसे लगाएंगे, इस रूप में, इस रूप में क्या करेंगे हम पेड़ों को लगाएंगे ताकि ये जो रेत है ये पेड़ों से टकराकर यहीं तक रहे, यहाँ से आगे ना जाए। अब सोचो अरावली भी तो ऐसी है, अगर वो अरावली यहाँ से कट जाती है, अगर वो अरावली यहाँ से कट जाती है, इसके पेड़ वहाँ से कट जाते हैं। मैंने क्या कहा, सरकार ने इस तरह की प्लांटेशन को बढ़ावा दिया था कि मान लो यहाँ ये रेत वाला हिस्सा है, ठीक है, रेत वाला हिस्सा जी, तो सरकार ने कैसे बढ़ावा दिया कि हम क्या करेंगे, इस रूप में पेड़ों को लगाएंगे यहाँ से, ये मान लो मैंने पेड़ बनाए, ठीक है, और जब रेत उड़ के भी आएगी यहाँ पर, यहाँ से जब रेत उड़ के भी आएगी वो रेत यहीं पर शीतल पड़ जाएगी इन पेड़ों के कारण, इन पेड़ों के कारण वो रेत आगे नहीं जा पाएगी और ये वाला हिस्सा यहाँ पर रेत नहीं पहुँच पाएगी, और जब रेत नहीं पहुँच पाएगी तो मरुस्थलीकरण नहीं हो पाएगा, मरुस्थलीकरण नहीं हो पाएगा। और जब मरुस्थलीकरण नहीं हो पाएगा मतलब ये भूमि, इस भूमि में हरियाली रहेगी, हरियाली के कारण क्या होगा, हरियाली के कारण जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ ऑक्सीजन, टेम्परेचर, हर प्रकार की जो गतिविधियाँ वो संतुलित रहती है। तो इसलिए अगर अरावली हट जाती है तो पूरा डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। इस बात को समझिए आप लोग। और मॉनसून पे मैंने कितना बड़ा प्रभाव आपको बताया, आप ये समझ सकते हैं। तीसरा प्रभाव, अरावली को अगर नष्ट किया जाएगा तो अरावली के इस नष्ट होने के प्रभाव में ये भी शामिल है कि तापमान में वृद्धि दर्ज होती है। तापमान में क्या होगी, वृद्धि। अच्छा कैसे होगी, पेड़ नियंत्रित रखते हैं तापमान को ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको मैं, हालांकि ये चीज़ें मॉनसून में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ों को। देखो होता क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या करता है, अपनी किरणों को प्रकाशित करता है पृथ्वी पर इस रूप में, और हर जगह पड़ती है, ये किरणें हर जगह पड़ती है, और हर जगह पड़ने के कारण ये किरणें क्या करती है, हमारी धरती के तमाम हिस्सों को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, तमाम हिस्सों को गर्म कर देती है। इसकी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश धरती के प्रत्येक हिस्से पर लगभग बराबर पड़ता है, लेकिन धरती का प्रत्येक हिस्सा सूर्य की किरणों को अपने अनुसार अवशोषित करता है। मतलब अगर उस रेत का विस्तार हो जाएगा, रेत में एक चीज होती है सिलिका, कौन चीज होती है, सिलिका, सिलिका होती है, और ये बहुत कठोर पदार्थ होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, जिसके घर में, अभी आपने देखना, जिसके घर में प्लास्टर लगा हुआ है और सीमेंट लगा हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन उस प्लास्टर के बाहर पेंट नहीं किया हुआ है, आपने देखना उस सीमेंट के अंदर कुछ सफ़ेद दाने होते हैं, जो प्लास्टर किया होता है ना, उसमें कुछ सफ़ेद चमक रहे दाने मोती की भांति आपको दिखेंगे, चमकते वो दिखेंगे आपको, सफ़ेद उनका रंग होगा। तो वो रंग किसको कौन होता है, वो होता है सिलिका। इस सिलिका में एक विशेषता होती है कि ये
सूर्य की गर्मी को एकदम से अवशोषित कर दे सॉरी सूर्य की गर्मी को एकदम से अवशोषित कर देती है। सिलिका क्या करती है, सूर्य की गर्मी को एकदम अवशोषित कर देती है। जब सूर्य की किरणें इस सिलिका पर पड़ जाएगी, ठीक है, इस सिलिका पर पड़ जाएगी, तो ये सिलिका क्या करेगी, किरणों को अवशोषित और एकदम से पृथ्वी गर्म हो जाएगी। पृथ्वी नहीं बल्कि जहाँ जिस हिस्से में, इसलिए रेत क्या होते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है, दैनिक तापमांतर एकदम हाई लेवल में हो जाता है, क्योंकि दिन का तापमान हो जाता है सूर्य की गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से किरणों को अवशोषित करेगी, लेकिन ये एकदम से सूर्य किरणों को छूटती भी है। मतलब अगर डेजर्टिफिकेशन, जो राजस्थान वाला एरिया है, पूरा रेत ही रेत हो जाएगा, तो गर्मी में ये हाल हो जाएगा उनका, क्योंकि एकदम से सिलिका क्या करेगी, सूर्य किरणों को अवशोषित करेगी। अवशोषित करने के कारण उनका जो सामान्य तापमान होता है वो 50 डिग्री से भी प्लस जा सकता है, और जिसके कारण एकदम से भूमंडलीयकरण की वैश्विक तापन जैसी समस्याओं को उजागर किया जा सकता है, जैसे जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वह समस्या है। लेकिन ठंड में क्या उल्टा हो जाएगा इसका, जब सूर्य की गर्मी खत्म हो जाएगी, सूर्य की गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये सिलिका एकदम से ठंडी भी होती है। तो एकदम से ठंडी, एकदम से गर्म, मतलब तापमान में संतुलन नहीं बैठेगा, संतुलन ही नहीं है, ठीक है। तो सिलिका इस रूप में, ठीक है, अगर डेजर्टिफिकेशन हो जाता है इस तरह रूप से, तो वो तापमान में असंतुलन बना देता है, ठीक। इसकी तुलना में अगर हम पेड़ों को देखें, जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से नीचे नहीं गिरती है ना, वो पेड़ों से टकरा के आएगी, और जब पेड़ों से टकराकर वो नीचे पहुँचेगी, वो उस स्थान को उतना गर्म नहीं कर पाएगी जितना गर्म रेत वाला हिस्सा होगा। अब आप देखो ना, अब आप देखो, मुझे लग रहा है कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं। अब ये वाला हिस्सा है रेत वाला, कलर आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। ये वाला हिस्सा रेत वाला हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, और डायरेक्ट पड़ने के कारण क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पड़ने के कारण इस वाले हिस्से में तापमान एकदम से बढ़ रहा है। लेकिन ये वाला हिस्सा जिसमें जंगल है, जिसमें पर्वत है, ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है इसका मैंने कारण आपको प्रूव करवाया है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा एक बार, जहाँ पर मैंने ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने वायुमंडल को समझा हुआ है। वहाँ मैंने कारण सहित पूरी व्याख्या की है कि कैसे, क्योंकि यहाँ समझाना संभव नहीं है उतने में भी। तो देखो, जहाँ पेड़ होंगे, पेड़ जहाँ होंगे, ठीक है, पेड़ों के होने के कारण जो तापमान है ना, वो नहीं बढ़ पाएगा उतना। क्यों नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये पेड़ है, अब सूर्य की किरणें इस पेड़ से होकर गुजरेगी और तब जाकर यहाँ पर गिरेगी इस वाले हिस्से में। मतलब सूर्य की गर्मी का प्रभाव पहले पेड़ झेल चुका है, उसके बाद यहाँ पर आया, और अब ये उतनी ऊर्जा के साथ इस वाले भाग को गर्म नहीं कर पाएगा जितनी ऊर्जा के साथ इसने रेत वाले भाग में किया, जहाँ पर पेड़ नहीं थे, ठीक है, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, कोई भी हरियाली नहीं थी, एकदम से सूर्य की किरणें पड़ी और तापमान में एकदम बवंडर आ गया, ठीक है। लेकिन पेड़ जहाँ पर होंगे प्रत्यक्ष रूप से गर्मी नहीं पड़ेगी, सूर्य की किरणें पहले पेड़ों से टकराएगी, और पेड़ों के टकराने के बाद वो धरती पर जब गिरेगी, जब यहाँ पर वो गिरेगी, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये वाला भाग उतना गर्म नहीं हो पाएगा और तापमान में अंतर दिखाई पड़ता है। एक सर्वेक्षण हुआ था इसी पेड़ के ऊपर, ऐसे पेड़ों को लेकर, कि एक खाली स्थान जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है और एक पेड़ वाला स्थान, कि इन दोनों की तुलना में कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और कम होता है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जहाँ पेड़ है वहाँ पर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, और जहाँ पर एक ऐसे खाली स्थान है वहाँ पर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इतना अंतर आ पाता है, और इस अंतर के कारण पता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, सूखे जैसी,
संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है, सूखे जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। सूखे से भी बड़ा ये मॉनसून की गतिविधियों को भी प्रभावित करेगा। किस रूप में? क्योंकि मॉनसूनी हवाएं जहाँ जितना लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर मतलब जहाँ पर जितना ज़्यादा निम्न दाब बनेगा, जहाँ जितनी गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि गर्म हवा क्या हो जाती है, ऊपर उठती है। हवा, गर्म हवा क्यों ऊपर उठती है? फिर भी इसका उत्तर मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में दे दिया है। गर्म हवा इसलिए ऊपर उठेगी क्योंकि गर्म हवा के कण आपस में विसरित हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब कण दूर हो जाते हैं तो उनके द्वारा लगने वाला सामूहिक भार कम हो जाता है, जिसके कारण वो गर्म हवा क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और जब गर्म हवा ऊपर उठ गई, मुझे बताओ कि ये एक स्थान है, मान लो, ठीक है, ये एक स्थान है। इस स्थान पे पहले 10 लोग बैठे हुए थे, अब यहाँ से 6 लोग चले गए, कितने बच गए? 4। यानी कि यहाँ पर लोगों की क्या होगी, पहले की अपेक्षा लोगों की कमी हो गई है। ठीक इसी तरह से जब हवा उठ जाएगी तो उस हवा उठने के कारण क्या होगा, उस हवा उठने के कारण वहाँ पर हवा की कमी होगी। लेकिन विश्व का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो निर्वात है, जहाँ पर कोई भी हवा ना हो, वैक्यूम वाला स्थान कोई नहीं है। अब आसपास के हाई प्रेशर जहाँ पर हवा अधिक है, उससे हवा आएगी और जो डिजर्टिफिकेशन हुआ होगा, जो स्थान खाली है, उसके आसपास की वायु को, उसके आसपास की क्षेत्र को पूरा भरकर वहाँ पर क्या करेगी, वर्षा जैसी संभावनाओं को जन्म देगी। और इसके कारण सूखे के समय अत्यधिक सूखा, लेकिन बरसात के समय अत्यधिक वर्षा होने का डर रहेगा, खतरा रहेगा। तो ये चीज़ें अरावली को ख़त्म होने के प्रभावों में हम जान सकते हैं कि किस रूप में ये हमें प्रभावित कर सकती है। तो अरावली केवल ये नहीं, बल्कि ये हमारे तापमान के नियंत्रण के लिए, ठीक है, हर प्रकार से ज़रूरी है। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि किस रूप में ये चलती है, क्योंकि यहाँ जो है ये वन्य क्षेत्र है, जंगली जीव जंतुओं का निवास स्थान है। अगर इसको नष्ट कर दिया जाएगा तो इसके प्रभाव भी फिर भुगतने पड़ेंगे। नेचर जब अपनी पे आ जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि नेचर के कोई भी रूल नहीं है। नेचर के रूल फिर सभी पे बराबर लागू हो जाते हैं। तो इसलिए केवल और केवल राजस्थान, दिल्ली, जहाँ इसका विस्तार केवल उसी को प्रभावित नहीं करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये केवल उसी को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अरावली की पहाड़ियाँ नष्ट होने के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब अरब सागर से चलने वाली हवाएं आती है तो वो कुछ हवाएं टकरा जाती है अरावली से, और ये वही हवाएं जिनको ये वही पहाड़ियाँ हैं जिनको सरकार ख़त्म करने की योजना बना रही है। अगर वही पहाड़ियाँ एकदम काट दी जाए, ख़त्म की जाए, तो इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण सीधी हवाएं कहाँ जाएगी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाला क्षेत्र, जो पड़ता है हमारे पूरे हिमालयन रेंज में। जैसे यहाँ से ऊपर हिमालयन रेंज मिल जाएगा तो यहाँ पर सीधा टकराएगा, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं भी आएगी, और फिर आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं मिलेगी, बादल फटने जैसी घटनाएं मिल जाएगी, जो अत्यधिक जान माल की नुकसान करेगी। तो केवल राजस्थान के हिस्से में इसका प्रभाव नहीं, बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में देखा जा सकता है, उत्तरी भारत में। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में समझा कि अरावली क्या है, अरावली का निर्माण कैसे हुआ है, क्या इसके प्रभाव हैं। ठीक है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए मैं चीज़ों को आज कम वे में ले चला। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, मेरे द्वारा संप्रेषित की गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को देखा। ठीक है, तो इस रूप में चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।